प्यारे साथियों नमस्ते, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आई होप लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इंटरेस्ट आपका बन रहा होगा फिजिक्स में। वैसे अभी तक भी हमने ना प्रैक्टिकल नहीं करके देखा है, तो आज के इस वीडियो में अपन धमाकेदार तरीके से एक प्रैक्टिकल भी करके देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक बात आप हमेशा याद रखना, फिजिक्स काफ़ी लोगों को टफ लगती है, काफ़ी स्टूडेंट्स को टफ लगती है, और उसका रीज़न ही होता है ना, उनसे क्वेश्चंस नहीं होते। जैसे वो होता है ना कि हम मतलब स्कूल जाने में कब मन करता है हमारा, वैसे बचपन में तो ऐसा होता ही है कि स्कूल की तो छुट्टी कैसे करें इसके तरीके ढूंढे जाते हैं। मैं तो खूब ढूंढे थे बचपन में। मैं कहता हूँ अरे मम्मी आज तो बुखार हो रहा है, आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिर 1-1.5 घंटा सोया रहता था, फिर उठ जाता था कि हाँ बुखार चला गया, अभी छुट्टी हो गई ना, बढ़िया मज़ा आ गया। तो फिर वही बात है कि जब हमारा होमवर्क पूरा होता है ना, या हम कोई टेस्ट देने के लिए तैयार होते हैं, तो हमें फिर जाने का मन करता है स्कूल के। यार आज तो जाएंगे, क्लास बैठेंगे, मैम को देंगे ऐसे कॉपी होमवर्क की, और मैम बोलेगी वाह वेरी गुड एक्सीलेंट, और सबके सामने तारीफ होगी, मज़ा आ जाएगा। आज तो टेस्ट देंगे, 10 में से 9-10 आ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो हमारे को जब आने लग जाता है ना वो चीज़, जब हम प्रैक्टिस करें, हाँ, जब हम समझने लग जाते हैं, तो हम विलिंगली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अदरवाइज हम उससे ना दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा अगर दिक्कत हो भी रही है ना, थोड़ा इंटरेस्ट लो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्योंकि साइंस हमारे घर में हर जगह पर है। हमारी दुनिया में मतलब एक जूता कैसे बन रहा है वहां से लेकर के एक रॉकेट लॉन्च कैसे हो रहा है मून पर, वहां तक जो है सब कुछ साइंस है। तो आप लोग प्लीज इंटरेस्ट लो। आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, हमारे को पढ़ना है आज लेक्चर ओम्स लॉ। लेकिन इधर ध्यान दो, पहले हम लोग देख रहे हैं कि अंटिल नाउ अब तक हमने क्या समझा है इस चैप्टर में, क्या चीजें हमें याद रखनी है, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं यहां पर हमें पुरानी चीजें जो है हेल्प करेंगी काफी ज्यादा। तो देखो हमने क्या क्या समझा है अब तक। सबसे पहली चीज हमने जो समझी थी वो थी करंट के बारे में। करंट क्या है चैप्टर में, I = Q / T। एक फॉर्मूला हमने ये समझा था। इसमें Q क्या होता है, चार्ज होता है, T क्या होता है, टाइम होता है, I क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ करंट, या इन जनरल बोले तो करंट, इसको हम बोलते हैं। इसकी यूनिट हमारे पास में क्या है, तो हमने इसकी यूनिट कैपिटल A से लिखते हैं एम्पियर, या इसको पूरा लिख सकते हो आप AMPERE, इजंट इट, ये चीज। और दूसरा हमारे पास में क्या है, अंटिल नाउ हमने जो चीज पढ़ी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, V = W / Q। ये हमने पढ़ा है। यहाँ पर वर्क जो W है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q चार्ज को कर रहा है, और V क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। बोले तो पोटेंशियल हमने कल समझा था, मतलब वही चीज जो करंट को फ्लो करवा रही है, जो चार्ज को फ्लो करने पर मजबूर कर रही है। क्लियर हुई आपको वाली बात। इसका जो यूनिट है हमने किसके नाम पर रखा था, अलेसांद्रो वोल्टा, और वो क्या है यूनिट, वोल्ट। हम बोलते हैं कितना वोल्टेज है, आप वोल्टेज बोलो या वोल्ट बोलो, एक ही बात होती है। ये दो चीजें। और तीसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी सर्किट के बारे में। तो हमने अब तक अगर समराइज कर करके देखें तो केवल ये 3 चीजें पढ़ी हैं, दैट्स इट। और सर्किट के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको ड्रॉ करना आपने और हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा था। क्लियर है आपको यहां तक। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और देख रहे हैं हमें क्या समझना है। तो अब हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ओम्स लॉ, जो कि जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, जिनकी कल अपन फोटो भी देख रहे थे, अभी वापस देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक मस्त चीज बताऊं क्या, मैं एक मस्त चीज बताता हूं। असल में जो ओम्स लॉ है ना, वो पता है क्या है, पता है क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप बोलोगे सर आप भी टीवी देखना चालू कर दिए क्या। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को याद नहीं है कि मैंने लास्ट कब स्टार प्लस, सोनी, जी सिनेमा या कोई चैनल टीवी पर चला करके देखा हो, मुझे सच में याद नहीं है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं, असल में ये एक रिश्ता ही बता रहा है। ओम्स लॉ क्या बताता है, एक रिश्ते के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज देता है। अच्छा वो क्या है, ध्यान देना यहाँ पर। ओम ये है जॉर्ज साइमन ओम, जिनका नाम है, इनके नाम पर ही लॉ है, क्योंकि इन्होंने ही लॉ बनाया था या एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलो मैं आपको यहां बताता हूं ये रिश्ता क्या, मतलब क्या बात हो रही है। असल में फिजिक्स में क्या होता है, हम जो फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं ना वो रिश्ते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल I = Q / T। तो ये I जो करंट है ना वो एक रिलेशन है। किसके किसके बीच में रिलेशन है, Q और T के बीच में एक रिलेशन है, एक रिश्ता है।
सिमिलरली अगर आप देखोगे, अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, W डिवाइडेड बाय Q, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो W और Q के बीच में एक रिश्ता है, या अगर आप बोलना चाहो तो आप कह सकते हो W इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय Q। तो W जो वर्क डन है वो भी एक रिश्ता है, किसके किसके बीच में रिश्ता है, Q और V के बीच में रिश्ता है। तो असल में ये सारे रिश्ते हैं, मतलब मैं आपको कह रहा हूं आप एक दूसरे नजरिए से भी फिजिक्स को देखने की कोशिश करो। ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अगर आपको नहीं पता कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो एक लाइन में ये समझ लो, हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी है। मेरी लंबाई को मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। मेरे वेट को आप मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी है। फिर उसके बाद टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी है। करंट को आप मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, क्या नहीं है फिजिकल क्वांटिटी? मेरे मन में थॉट्स क्या चल रहे हैं, मैं आपका कितना अच्छा फ्रेंड हूं, कितना अच्छा, मेजर नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो सिमिलरली आपको याद होगा 9th में भी आपने ना ऐसे कुछ फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, फॉर एग्जांपल F इज इक्वल्स टू ma। तो यहां पर फोर्स जो है ना वो भी क्या है, एक रिलेशन है। अच्छा, किसके किसके बीच में रिलेशन है, M के और A के बीच में रिलेशन है। तो असल में कुल मिलाकर के ये सारे क्या है, रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ओम बाबा भी हमें एक रिश्ता बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये क्या रिश्ता बता रहे हैं, क्या ओम अंकल के दिमाग में चल रहा है, उसको समझते हैं अपन। तो ये फोर्स वाला फॉर्मूला बस मैं यहां से मिटा रहा हूं, क्योंकि ये अपने काम का नहीं है। यहां पर समझना, ओम अंकल कह रहे हैं थोड़ा सा ना, वो बचपन में अपनी तरह खेलते थे। क्या खेलते थे अपन, जैसे नहीं मैंने आपको बताया था कि वो लेकर के, मैं क्या करता बचपन में, ऐसे वो बल्ब लेता था, छोटा सा इतना सा आता है, बाहर मिलता है मार्केट में, तार जोड़ता था, सेल से लगा के उसको सबको जला के दिखाते थे, देखो देखो देखो। मैं 2nd 3rd 4th स्टैंडर्ड में था ना, तब भी ऐसा करते थे। मेले में जाते थे, नाव लाते थे, बैटरी लगी होती थी पीछे, घूमती थी, ऐसे करके बहुत कुछ लाते थे। तो फिर वो बल्ब जला के दिखाते थे। फिर है ना वो उसमें एक जब हम सेल लगाते थे ना तो लाइट कम आती थी, फिर हम क्या करते थे, 2 लगाते थे उसमें, 2 सेल लगा के पकड़ते थे ना, मतलब बैटरी बना लेते थे जब उसको, फिर ऐसे पकड़ते थे ना तो वो ज्यादा ग्लो करता था। 3 पकड़ते थे तो और ज्यादा ग्लो करता था। तो ओम सर ना कुछ सोच रहे हैं, इनके मन में कुछ चल रहा है। ये सोच रहे हैं, पहली बात आप ये सोचो, मुझे एक चीज का चलो पहले आंसर दो, आपको फिर है ना ज्यादा अच्छे से ओम अंकल की बात समझ में आएगी। आई या वी, कौन ज्यादा जरूरी है? आप वीडियो को रोक सकते हो, पॉज कर सकते हो, सोच सकते हो, और कमेंट्स में चाहो तो लिख भी सकते हो, मन में तो बोल ही सकते हो। आई और वी में से कौन ज्यादा जरूरी है? विच इज मोर इंपॉर्टेंट, आई और वी? तो द आंसर इज डेफिनेटली वी। वी ज्यादा जरूरी है। अच्छा क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट फ्लो करेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, मतलब 2 टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, तो करंट ही नहीं होगी। आई बात समझ में? मतलब कहने का मतलब यह है, जब तक आप किसी सर्किट में सेल नहीं लगाओगे, बैटरी नहीं लगाओगे, तो उसमें करंट नहीं मिलेगी। और उस सेल या बैटरी से असल में हमें क्या मिल रहा है? वी ही तो मिल रहा है। तो ओम सर क्या सोच रहे हैं, ध्यान देना भाई। होता क्या है, जैसे मान लो ये वाला जो एक सेल है, एक बैटरी है, ये हम बाजार से लाते हैं 10 रुपए का, तो ये कितने वोल्ट का होता है? इसमें ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये 1.5 वोल्ट की एक सेल होता है। अब इसको हमने जोड़ा है, मान लो यहां से ऐसे करके पकड़ा है हाथ से, और यहां पर हम लोगों ने क्या किया, मान लो एक छोटा सा वो जो बल्ब आता है ना, मैं जो आपको कह रहा था, वो मान लो यहां पर हमने जोड़ दिया, छोटा सा बल्ब, ये ऐसे, और ये यहां पर इस वायर को हमने जोड़ दिया है। तो ये बल्ब को जोड़ दिया अपन, जल रहा है, यहां पर बल्ब जो है ब्लिंक करेगा, सही बात है। लेकिन अब अगर हम क्या करें, यहां से इस वायर को हटाएं और इसके नीचे करते हैं ना अपन लोग, कैसे करते हैं देखो, मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर एक और सेल जोड़ दें, क्या करें, इसको मिटाते हैं, इसको भी हटा देता हूं यहां से। अगर हम क्या करें, इसके नीचे एक और सेल ऐसे जोड़ दें, इस तरह से, ये माइनस इसका है, ये इसका प्लस है, फिर से ये इसका माइनस है, ये फिर से 1.5 वोल्ट है। अब इसको जोड़ोगे तो लाइट जो होगी, इसमें जो लाइट जल रही है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी।
और जैसे जैसे सेल आप बढ़ाते जाओगे तो वोल्टेज जो है ये 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट जैसे 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 बढ़ता जाएगा तो करंट जो है, जो लाइट है उसमें वो बढ़ती जाएगी। तो ओम सर इसको लिख करके बताना चाहते हैं। तो ओम सर ने हमें लिख करके बताया, क्या लिख करके बताया, ध्यान देना। ओम सर ने बोला, जॉर्ज ओम सर ने, कि उनके हिसाब से जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब क्या होता है समझना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक रिलेशन है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में मान लो आपका एक छोटा भाई है और आप क्या करते हो, उसको ले जा करके चॉकलेट्स देते हो। वो छोटा है ना, काफी छोटा है, तो इसलिए आप उसको चॉकलेट्स देते हो। तो चॉकलेट्स देते हो तो आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो भी बढ़ जाता है। मतलब समझना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है किसका, चॉकलेट का और आपका आपके भाई के साथ प्यार का। आप घर गए, आप चॉकलेट दे दिए, आपका भाई आपको जोर से हक करता है, कहता है थैंक यू भैया दीदी। और चॉकलेट दोगे प्यार और बढ़ेगा, और चॉकलेट दोगे प्यार और बढ़ेगा। मतलब अगर चॉकलेट्स बढ़ेंगे तो प्यार भी बढ़ेगा। अगर चॉकलेट्स कम हो जाएंगे, क्या होगा, अगर चॉकलेट्स कम होने लग जाएंगे तो प्यार भी कम हो जाएगा। वेरी ऑब्वियस ना, कि चॉकलेट्स आप नहीं दे रहे हो तो प्यार भी धीरे धीरे कम, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। तो इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका यहां पर भी मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आप क्या करोगे, वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट भी सर्किट में वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। वोल्टेज कम करते जाओगे करंट भी कम होती जाएगी। बहुत सिंपल है, बस यही ओम्स लॉ है बस। लेकिन अब थोड़ा सा ना अपन इसको लैंग्वेज में समझते हैं कि लैंग्वेज में इसको मैथमेटिकली जॉर्ज साइमन ओम ने कैसे बताया। मतलब कुल मिलाकर के वो पूरा कंक्लूजन में क्या कहना चाह रहे हैं कि V और I के बीच में कुछ रिश्ता है, मतलब पक्का वाला दोस्ती है। और वो रिश्ता क्या है, वही ओम्स लॉ है। तो देखो क्या कह रहे हैं जॉर्ज साइमन ओम, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, I है, flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो अभी अभी हमने पढ़ा। Across its end provided its temperature remains the same। इस लाइन का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन मोटी मोटी बात जो है वो यही है कि V is directly proportional to I, that's it। एक छोटी सी चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, जब ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हों या जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो फिक्स होना चाहिए। जैसे प्रेशर चारों तरफ फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर जो है चारों तरफ फिक्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जो सेल होते हैं, जो बैटरी होती है ना, वो सर्दी में जल्दी खत्म हो जाती है और गर्मी में वो अच्छी चलती है। तो टेम्परेचर का इस पर फर्क पड़ता है। तो ये क्या कह रहे हैं, कब ऐसा कब होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। लेकिन कब, जब आसपास के जो है ना अलग फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो कांस्टेंट रहें। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जैसे हैं ये सेम रहने चाहिए, तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, होल्ड करता है। क्या है रिलेशन, इन अदर वर्ड्स मैथमेटिक्स में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेरी सिंपल। और V अपॉन I इज अ कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू R, जिसको R के इक्वल कह रहे हैं, या हम लोग कह रहे हैं V इज इक्वल्स टू IR। बस अब यहीं पर आपके दिमाग में ना सारी उलझने जो है पैदा हो गई होंगी कि सर सब समझ गए लेकिन ये नई चीज कहां से आ गई। तो देखना, समझना, होता क्या है कि ये एक इक्वेशन नहीं है, तो हम मैथमेटिक्स में इसको यूज नहीं कर सकते, दिक्कत होती है। तो फिर क्या तरीका है, क्या सॉल्यूशन है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी, ये जो निशान है बीच में, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बोलते हैं। तो इस निशान को, सिंबल को हटा करके जब भी हम लोग क्या लाते हैं, इसकी जगह पर इक्वल टू का साइन लाते हैं, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। मतलब एक कोई नंबर या एक वैल्यू इंट्रोड्यूस होती है, और यहां पर वो वैल्यू क्या है, R, और I था हमारा जो है वो ऑलरेडी वैसे का वैसे ही रहेगा। समझ में आई आपको वाली बात। आप सोचोगे सर ऐसे और भी तो कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए ना कांस्टेंट्स के, या हमें तो पता हो और भी तो है ना, पाई। तो पाई भी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है भाई।
सिमिलरली आर यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे अच्छा सर, तो जैसे पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो क्या आर का भी कोई वैल्यू होता है? तो नहीं, आर का वैल्यू इस तरह से फिक्स नहीं होता। आर लोहे के लिए उसका कुछ वैल्यू अलग होगा, सोने के लिए अलग होगा, चांदी के लिए अलग होगा, तांबे के लिए अलग होगा। तो इसलिए हम लोग यहां पर लिखे नहीं, समझ रहे हो, आर का कोई वैल्यू नहीं लिख रहे, लेकिन आर क्या है, एक कांस्टेंट है। और आप हमेशा याद रखो, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके इक्वलिटी का साइन आएगा, एक इक्वेशन आप बनाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। यहां पर वो कांस्टेंट है आर, और इस कांस्टेंट को हमने यहां पर जो नाम दिया है ना, वो क्या नाम दिया है, रेजिस्टेंस। अभी देखते हैं हम लोग। बाकी आप ये याद रखना कि ये अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है जो हमें कहां से मिला है, ओम्स लॉ से मिला है। और ये फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, I और R के इक्वल है। तो यही रिश्ता हुआ ना, किसमें, V और I में एक रिश्ता हो गया, और ये रहा वो रिश्ता, और वही क्या है, ओम्स लॉ है। वेरी सिंपल। तो हियर R इज द कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। जो भी वायर है आपके पास में मेटल का, जो भी है, कॉपर है, आयरन है, या उसके अलावा आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, निक्रोम है, या ऐसा कोई भी मेटल, ये ओम्स लॉ मैं आपको शुरू से बोला हूं किन के लिए, मेटल्स के लिए, केवल और केवल मेटल्स के लिए। तो कोई भी मेटल का वायर है उसके लिए आर क्या है, एक हमारे पास में रेजिस्टेंस है और एक कांस्टेंट है जिसका नाम हमने क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। वेरी सिंपल। आगे बढ़ो, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चार्जेस। मतलब होता क्या है, ये क्या कर रहा है, ये करंट को रोकता है। अच्छा, समझना कैसे रोकता है, यहां देखना आप। अभी अभी हमने देखा V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। अब यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं अपन, अगर V कांस्टेंट हो, क्या हो, V एक फिक्स वैल्यू हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना बिल्कुल, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। मतलब अब देखना, एक हमने पीछे रिश्ता क्या पढ़ा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला, चॉकलेट वाला और प्यार वाला, लेकिन अब हमारे पास में एक इनवर्स उल्टा प्रोपोर्शनल रिश्ता है। उल्टा प्रोपोर्शनल रिश्ता का क्या मतलब हुआ कि मान लो आप अपने भाई को क्या देते हो, थप्पड़। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहिब, लेकिन थप्पड़ से सबको डर लगता है। तो थप्पड़ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्यार। तो आप अगर आपके भाई को किसी दिन गए और आपका मूड खराब था और आपने चॉकलेट की जगह थप्पड़ टिका दी, तो क्या होगा, आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो कम हो जाएगा। आपने एक और थप्पड़ मार दी, प्यार और कम हो जाएगा। आपने और 4-5 रख दी तो और प्यार बहुत ही कम हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहां पर अगर ये थप्पड़ बढ़ती है तो ये प्यार कम होता है। उल्टा रिश्ता है, एक बढ़ेगा ना तो दूसरा कम हो जाएगा। प्यार अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब थप्पड़ कम हो गई होगी। तो इस रिश्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता। और ये रिश्ता हमें ओम्स लॉ के कारण देखने को मिल रहा है, किसमें, करंट में और रेजिस्टेंस में। कहने का क्या मतलब है, अगर किसी भी तार का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो है ज्यादा है तो करंट उसमें से कम बहेगी। उल्टा, दुश्मन है करंट का, बहने नहीं देता करंट को। मतलब क्या होता है, मान लो पावर हाउस है आपके यहाँ पे, इधर उधर से आपके घर पे लाइट आ रहा है, तो आपको पता है अगर 100 रुपीज की लाइट वो लोग इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास में भेज रहे हैं ना तार से, तो 60 रुपीज की तो लॉस हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। क्यों वेस्ट होती है, ये भाई साहब पकड़ लेता है ना, रेजिस्टेंस बोलता है बहने नहीं देंगे भैया, दादागिरी करता है। तो कहने का मतलब ये है कि I और R का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आप एक बात ध्यान रखो। तो यही चीज यहां लिखी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट, माने रोकना, द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को रोकने नहीं देता। मतलब अगर चार्ज जो है वो अच्छे से स्मूथली फ्लो करे, मतलब रेजिस्टेंस अगर बहुत कम है ना, तो हमारे लिए फायदे वाली चीज है। मतलब हम हमारे घरों में वही तार लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम है। अब देखो, इट्स SI यूनिट इज ओम। इसकी SI यूनिट क्या है, हमारे पास में ओम है, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ये रहा ओम। मतलब हुआ क्या, फिर वही बात, आलस्याणाम ही मनुष्याणाम, नहीं ऐसा बोलते हैं, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। यहां पर हम फिर आलसी बन गए। हमने कहा भाई साहब R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R है, तो कहा कि फिर इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, तो बोला V की होती है वोल्ट और I की होती है एम्पियर।
बोले अच्छा साहब ठीक है, तो आर की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर। बोला नहीं साहब हम आलसी लोग वोल्ट भी बोलेंगे एम्पियर भी बोलेंगे, क्या मतलब मजाक चल रहा है क्या। तो बोले अरे मत बोलो, आप बोलो क्या बोलोगे। तो बोले साइमन साहब ने इतना काम किया है, इनको याद रखने के लिए इसको हम लोग बोलेंगे ओम। क्या बोलेंगे, ओम, या फिर इसको आप OHM भी लिख सकते हो। ये ग्रीक भाषा का निशान है ओम। हमारा वाला ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम नहीं है। हमारे यहाँ पर हुआ होता किसी मतलब जैसे जयराम प्रसाद ने अगर ये लॉ दिया हुआ होता ना, तो हम हमारा वाला ओम निशान लगा देते, वो उनकी मर्जी पड़ती फिर वो जो लगा देते। गॉट इट। इसको हम लोग ग्रीक लेटर ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I, ये देख लिया अपन ने। फिर इसके बाद अब वही बात, 1 ओम की डेफिनेशन बताओ। जैसे हमें बोला 1 वोल्ट की बताओ, 1 एम्पियर की बताओ, वैसे बोल रहा है 1 ओम की डेफिनेशन बताओ। तो इसको बताओ 1 ओम की डेफिनेशन। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो बहुत सिंपल है, छोड़ो इसको, मारो गोली। यहां देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, 1 ओम अगर हम देखें तो किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के इक्वल होगा। तो अगर मान लो हमारे पास में कोई ऐसा सर्किट है, उसमें क्या है, यूं समझो आप, मान लो ये सर्किट है, चलो इसमें ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें मान लो ये बटन लगा हुआ है, इसमें ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और इसमें और कुछ जोड़ना है क्या, मान लो और भी चीज़ें लगी हुई है। जैसे यहाँ पर तो मान लो हमारे पास में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ होगा, और यहाँ पर एक मान लेते हैं अपन कि हमारे पास में एक एमीटर भी हमने जोड़ रखा है बीच में, ऐसे ये एमीटर है, टेढ़ा है, ऐसे जुड़ा हुआ है, इधर से ये एमीटर का माइनस टर्मिनल है, ये वाला प्लस टर्मिनल है, और ऐसे ही इसके साथ में है प्लस माइनस। तो अब सुनना, यहाँ पर ये मान लो कोई 2 पॉइंट्स हैं, हम इनके बीच में देख रहे हैं A और ये B। तो इनके बीच में अगर हम देखें ना, तो अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, फिर उसके बाद में इनमें से जो करंट फ्लो करके जा रही है उसकी रीडिंग हमें एमीटर दे रखा होगा, उसकी रीडिंग अगर कितनी हो, 1 एम्पियर हो, कितनी हो, 1 एम्पियर हो, तो हम क्या बोलेंगे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 ओम। वेरी सिंपल। आप सोचोगे एक बात, सर आपने तो एमीटर यहां लगा दिया है, यहां लगाना चाहिए था ना। देखो करंट यूं चल रही है, तो I सेम है पूरे सर्किट में, करंट पूरे सर्किट में सेम है, आगे हम समझेंगे इस बात को। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि करंट जो है सेम रहने वाली है, और ये इसको आप एमीटर को यहां लगाओ या यहां लगाओ या यहां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रीडिंग आएगी। तो वही लिखा है यहां पर, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, कि भाई ये कोई कंडक्टर है, इसके दो तरफ अगर 1 वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस, और कह रहे हैं एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, और उसमें से जो बहने वाली करंट है वो 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस जो होगा R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। दैट इज इट। फॉर्मूला में सब कुछ 1 1 1 कर दो, डेफिनेशन अपने आप बन जाती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है इस डेफिनेशन को, तो ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिंपल है, केवल लॉजिक से, कुछ याद नहीं करना। देखो आगे, तो वही चीज लिखी, 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर्स। फिर आगे हमें बुक में क्या दे रखा है, देखो एक्टिविटी दे रखी है। ये एक्टिविटी में आप नोटिस करोगे ना, ओम का असल में एक्सपेरिमेंट है, मतलब मैथमेटिकली उन्होंने प्रूव किया है अपनी बात को, ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने। तो क्या किया है इन्होंने वो समझो एक बार। ये एक्टिविटी आप खुद पढ़ लेना, पेज नंबर देख लेना, बुक में ही है कोई, बट ये डायग्राम को मैं आपको समझा रहा हूं, फिर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को खुद से करके देखने वाले हैं। क्या किया ओम ने, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अपन इस रेजिस्टेंस के लिए लोहे के तार का टुकड़ा ले सकते हैं, है ना, स्टील का तार का टुकड़ा ले सकते हैं, निक्रोम वायर का टुकड़ा ले सकते हैं, क्योंकि इन सब का रेजिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ। तो हम कोई भी ऐसा कोई वायर ले सकते हैं जिसका कुछ रेजिस्टेंस हो अच्छा खासा, तो वो ले लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, उस वायर पे अपन इस तरह से वोल्टमीटर एक जोड़ेंगे पैरेलल में, इसको बोलते हैं पैरेलल में जोड़ना। फिर क्या करेंगे, एक एमीटर भी जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, एक बटन चाहो तो जोड़ लेंगे, और चाहिए तो अपन उसमें बैटरी जोड़ेंगे। अब देखो ओम ने क्या किया, यहां ध्यान देना, ओम ने सिंपल में एक सेल नहीं जोड़ के देखा। भाई ओम को क्या देखना था, अगर वोल्टेज को बढ़ाएं तो करंट भी बढ़े, वोल्टेज को कम करें तो करंट भी कम हो, यही देखना था ओम को। और फिर उसकी रीडिंग लेकर के वो आर को कैलकुलेट करके देख लेगा। सही बात है। तो ओम ने क्या किया, इस तरह से सर्किट बनाया कि पहले एक ही सेल लगाया। मान लो पहले केवल 1.5 वोल्ट से उसने रीडिंग ली,
कि एम्पियर्स में कितना हमें दिख रहा है करंट का अमाउंट, और वोल्ट मीटर में हमें वोल्टेज कितना दिखने को मिल रहा है, लिख लिया उसने। फिर उसने 2 बैटरीज ली, मान लो अब ये वाला नहीं है यहाँ का, केवल यहाँ तक का है, 2 बैटरीज लेके किया। फिर उन्होंने 3 बैटरी लेके किया, फिर उन्होंने 4 बैटरी लेके किया। तो चारों बार क्या हुआ, जैसे जैसे सेल बढ़ रहे थे ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस V भी बढ़ जाएगा, और क्या होगा फिर इसके कारण I भी बढ़ जाएगी। तो वो हर बार रीडिंग लिख लेते हैं, और फिर वो रीडिंग की हेल्प से फॉर्मूला तो हमें पता है V इक्वल्स टू IR, तो R इक्वल टू क्या हो जाता, V डिवाइडेड बाय I हो जाता, और हमें रीडिंग मिल जाती कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो इस वायर का कितना है। आई होप आपको ये सिंपल सा जो है एक्टिविटी समझ आई है, आप इसको पढ़ना, और आगे अगर आप नोटिस करोगे ना यहाँ पे, तो हमें ये उसी एक्टिविटी में टेबल बना करके दे रखी है। तो नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इन द सर्किट, कितने सेल लगाए, 1 2 3 4, करंट कितनी बह के जा रही है, और वोल्टेज कितना है उससे, और फिर यहाँ पर V अपॉन I, मतलब उसने रेजिस्टेंस निकाल दिया, यहाँ पर टेबल बना दी। तो अब पता है इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, हमें फिर बोला गया है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ। हमें V और I, पोटेंशियल डिफरेंस और I के बीच में एक ग्राफ जो है बनाने को बोला गया, या मतलब ओम ने अपनी रीडिंग से बनाया। तो ओम को क्या देखने को मिला कि एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें, मतलब बिल्कुल ऐसे कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। यहां देखो नीचे एक्स एक्सिस पर करंट लिया है, और वाई एक्सिस पर हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस लिया है। समझ में आई आपको वाली बात। हम बस जब ये एक्सपेरिमेंट अब करके देखने वाले हैं, तो एक बात ध्यान देना आप, हमारी जो रीडिंग्स आएंगी ना, वो एकदम एक लाइन पे नहीं आती। मान लो वो एक यहां आएगी, एक यहां आ जाएगी, एक यहां आ जाएगी, एक यहां आ जाएगी, एक लाइन पे आ जाएगी, मान लो एक यहीं आ जाएगी, लेकिन हम लाइन तो सीधी ही खींचेंगे जीरो से। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ना एकदम आइडल नहीं कर रहे हम। हो सकता है सेल जो लेके आए बाजार से वो पुराना निकले, उस पर लिखा हुआ तो 1.5 वोल्ट है लेकिन वो 1.4 वोल्ट हो, या मान लो कि हमें ना कोई तार ढीला वोला जोड़ दे, कोई हम जो रीडिंग देख रहे हैं ना, तो रीडिंग तो मान लो 2.3 हो लेकिन हम 2.4 लिख दें, तो हमसे एरर हो सकता है, या इस एक्सपेरिमेंट्स में एरर्स हो सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा रीडिंग्स में फ्लक्चुएशन मिलते हैं, और एग्जाम में भी अगर आपको ग्राफ बनाने को मिले और अगर आप होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो, तो होशियार मत बनना, थोड़ा सा इधर उधर होना चाहिए अगर आपको प्रैक्टिकल करने को मिलता है तो एग्जाम में। तो आ जाओ फिर, अब वेट किस बात का है मेरे दोस्त, हम अपनी रीडिंग्स लेकर के अपना ग्राफ प्लॉट करने की भी कोशिश करेंगे, और अपन इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। तो चलिए, तो प्यारे साथियों देखो, अपन ने ये अपना एक दुनिया का सबसे सिंपल सर्किट बनाया, सबसे जुगाड़ू सर्किट बनाया। ऐसा तो कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा आपको, बट समझ में मस्त आएगा। क्या क्या है अपने पास, यहाँ पर एमीटर लिया है, इधर वोल्ट मीटर लिया है, ये इधर अपन ने की लिए, की दिखाई थी मैंने आपको क्लास में भी दिखाई थी, और ये वायर्स से ऐसे जोड़ा है। अब ये वायर्स को ऐसे से करने का आइडिया ना हमारे दूसरे सर ने दिया। बोले सर क्या ऐसे बिखरे बिखरे लगेंगे बड़े, अब अच्छे नहीं लगते वायर, ऐसे घुमा लो। तो आप टेंशन मत लेना, ये सिंपल वो कॉपर वायर ही है। अभी देखो इसको कहाँ जोड़ा है अपन ने, यहाँ से ये एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से एक वायर जोड़ा है। अभी आप इसको एक बार के लिए वोल्ट मीटर को भूल जाओ, ये वायर जोड़ा है ऐसे, ये सीधा आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस अपना पता है क्या लिया अपन ने, लोहे का तार। बाहर गया था मैं, सामने गाड़ी वाले भैया हैं हमारे, गाड़ी रिपेयर करते हैं ना, तो बांधते हैं चीज़ें, इससे मैं मांग के ले आया, तो उसको भी थोड़ा घुमा दिया है ताकि थोड़ा जगह कम घेरे। इसको जोड़ा यहाँ पे दूसरे तार से, दूसरे तार को यहाँ जोड़ा, ये की से जोड़ दिया, इधर से तार, इधर से तार, और ये तार यहाँ, ये तार यहाँ। अब इसको खाली रखा है अपन ने यहाँ पे, इसमें जोड़ेंगे अपन क्या, सेल जोड़ेंगे। बाहर से लाया हूँ बाजार में से, बाजार में से तो क्या देखो अपने लैपटॉप के माउस वाउस होते हैं ना, उनमें से निकाल लिया, अभी वापस लगा देंगे बाद में काम करके उसमें। तो ये बहुत इजी आपको ताकि बताएं अपन, नहीं तो बैटरी एलिमिनेटर वगैरह यूज़ कर सकते थे। अभी वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ना होता है, पैरेलल में ना, तो ये इस वायर के पैरेलल में, देखो इधर ये रेजिस्टेंस के पैरेलल में ऐसे जोड़ दिया इसको, तो ये होता है पैरेलल का मतलब। सर्किट सिंपल समझ में आ गया होगा। अब पहली रीडिंग अगर देखें तो 0 0 रखो भाई, जब कोई वोल्टेज ही नहीं है, कोई जोड़ा हुआ ही नहीं है, कोई सेल वेल, तो कोई करंट आना ही नहीं है इसमें। तो अब अपन दूसरी रीडिंग लेने के लिए क्या कर रहे हैं, एक सेल को मैं यहाँ पर ऐसे पकड़ रहा हूँ इधर, और ये देखो प्लस टर्मिनल एमीटर का, ये इधर के इसके प्लस टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। अब देखते हैं रीडिंग कितनी आती है। तो हमारे पास में यहाँ रीडिंग देखने को मिल रही है, करंट की रीडिंग है 2.5 एम्पियर, और हमारे पास में वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, देखो 0.5, 5 और 6 के बीच में 5 ले लेते हैं, 0.5 वोल्ट। ठीक है, ये पहली रीडिंग। अब दूसरी रीडिंग लेते हैं, ये वायर हटा दिया यहाँ से, 2 सेल लेंगे एक साथ में, अपन ऐसे करते हैं ना बचपन में, ऐसे करके लेते हैं रीडिंग। तो 2 रीडिंग भी अगर अपनी प्रॉपर आ जाती हैं तो अपने को समझ में आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है। अब यहाँ पे ये इसको जोड़ दिया मैंने पॉजिटिव टर्मिनल पे, और नेगेटिव टर्मिनल पे ये दूसरा,
कितनी रीडिंग आ रही है? करंट है हमारे पास में 3.6 एम्पियर और वोल्टेज है हमारे पास यहाँ पर 0.7 वोल्ट। तो ये बस ले ली अपन ने रीडिंग और इसका अपन ग्राफ बना करके देख रहे हैं। तो देखो अब ये जो रीडिंग्स हमारे पास में आई हैं उसका अपन ने ग्राफ भी बना करके देख लिया। ग्राफ भी एकदम सीधी लाइन ही आ रहा है। तो बढ़िया अपना एक्सपेरिमेंट हो गया। मज़ा आया कि नहीं आया? देखो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर जा करके दिखाना। और समझ में आया तो हम तक भी अपने रिव्यूज़ को ज़रूर से पहुंचाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।